हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट किया था, आजाद हिंद फौज की बात की थी। ओके, आज जो बात करेंगे हम वेवेल योजना की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अक्टूबर 1943 में वेवेल क्या है? भारत के वायसराय बनते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की जगह। ओके, तो वेवेल योजना क्या थी? वेवेल योजना को कब लाया जाता है? 14 जून 1945 में। कब? 14 जून 1945 में। ठीक है, तो वेवेल योजना सबसे पहले आई थी 14 जून 1945 में, और इसका जो सबसे पहले प्रसारण होता है वह होता है रेडियो के माध्यम से। ठीक है, बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेसियों का गिरफ्तार किया गया था, उनकी क्या की जाती है? रिहाई का आदेश दिया जाता है। ओके, और इस वेवेल योजना में और भी प्रस्ताव थे, जैसे कि शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाए जाने की बात की गई वेवेल योजना में। और क्या वेवेल योजना में था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, हिंदुओं के बराबर, यानी मुस्लिमों को भी समान प्रतिनिधित्व रहेगा। अगर 3 सदस्य हिंदू हैं तो 3 सदस्य मुस्लिम भी होंगे। ये योजना थी इसमें। और बात की गई कि वायसराय जो क्या है, अकारण अपना वीटो का या निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। ओके, एक अंतरिम सरकार की तरह क्या है, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है वह एक अंतरिम सरकार के समान ही क्या है, कार्य करेगी। ओके, इसमें वही बात की गई जो क्रिप्स योजना और क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव में बात की गई थी कि युद्ध बाद संविधान का निर्माण किया जाएगा। युद्ध बाद की बात की गई है 1945 में जब आता है। ठीक है, और इसमें बात की गई इस योजना में कि प्रतिरक्षा को छोड़कर, डिफेंस को छोड़कर समस्त विभाग भारतीयों को दिया जाएगा। ठीक है, समस्त विभाग भारतीयों को दिया जाएगा प्रतिरक्षा को छोड़कर। ओके, और बात की है कि भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। ओके, ब्रिटिश हाई कमिश्नर की। तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर के क्या कार्य होते हैं? जो वाणिज्यिक मामले होते हैं और अन्य हितों की रक्षा करना किसका काम होगा? ब्रिटिश हाई कमिश्नर की, वाणिज्यिक कॉमर्शियल की। ओके, वायसराय के कार्यकारिणी के पुनर्गठन की बात की गई कि सभी सदस्य क्या है, भारतीय होंगे। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर। तो इतने सारी योजनाएं, प्रस्ताव वेवेल योजना में प्रसारित की जाती है, पहले रेडियो के माध्यम से, फिर समाचार पत्रों के माध्यम से। और इसमें बात की गई थी शिमला सम्मेलन बुलाने की। तो वेवेल योजना के बाद सरकार द्वारा या वेवेल द्वारा शिमला में सम्मेलन बुलाया जाता है, सर्वदलीय बैठक। कब बुलाया जाता है सर्वदलीय बैठक? जून 1945 है, तो शिमला सम्मेलन कब होगा? 14 जून को है, तो ये 25 जून 1945 को क्या है, शिमला सम्मेलन शुरू होता है। 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। जून से 14 जुलाई 1945 तक लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में शिमला सम्मेलन होता है। सर्वदलीय बैठक, सभी दल के लोग आते हैं, करीब 21 प्रतिनिधि आते हैं इसमें। और इसमें जो बात थी वेवेल योजना को क्या है, लागू करने की, उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, शिमला में सम्मेलन होता है। ठीक है, जून जुलाई 1945 में। ओके, इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना पार्टिसिपेट करते हैं और कांग्रेस की तरफ से और मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेहरू जी और पटेल, 3 लोग। लेकिन जो नेतृत्व किया जाता है वह मौलाना अबुल कलाम आजाद की नेतृत्व में किया जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कब से थे? 1940 से ही थे, जब रामगढ़ बिहार में अधिवेशन होता 1940 में। ठीक है, तो तब से 1945 तक क्या है,
अबुल कलाम आजाद नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में। तो शिमला सम्मेलन में जो नेतृत्व किया जाता है वो याद रखेंगे कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद का। क्योंकि शिमला सम्मेलन में बात चलती है, लेकिन शिमला सम्मेलन क्या है, असफल साबित होता है, यानी कि वेवेल योजना को अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती है कि जो गवर्नर जनरल की या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो मुस्लिम सदस्यों की बात की जा रही है, आधा समान प्रतिनिधित्व की, उसका चुनाव स्वयं कौन करेगा? मुस्लिम लीग करेगी। तो मुस्लिम लीग स्वयं चुनाव के लिए, चुनाव के मुद्दे पर अड़ जाती है, ठीक है, अड़ जाती है। इसी वजह से क्या है, यह सम्मेलन, और कांग्रेस ऐसा नहीं चाह रहे थे कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव स्वयं केवल और केवल क्या है, मुस्लिम लीग ही करे। जाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग करती तो अपने ही सदस्यों को करती, मुस्लिम व्यक्तियों की करती। इसलिए कांग्रेस द्वारा क्या है, इसका विरोध किया जाता है। इसलिए यह सम्मेलन, शिमला सम्मेलन का मुख्य कारण क्या था, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, यानी कि स्वयं कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिमों का चयन करना। जिन्ना इसे क्या कहते हैं, संज्ञा देते हैं शिमला सम्मेलन को कि यह वेवेल योजना को संज्ञा देते हैं कि यह वेवेल योजना हमारे लिए क्या थी, एक फंदा थी। ओके, एक फंदा, क्योंकि भाई उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। और जल विभाजक की संज्ञा दी जाती है किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा। याद रखेंगे, जल विभाजक की संज्ञा कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस। ठीक है, जल विभाजक की संज्ञा कांग्रेस द्वारा की जाती है, यानी जल विभाजक। ठीक है, फिर हम इसके बाद, शिमला सम्मेलन के बाद दिसंबर 1945 में चुनाव होते हैं, आम चुनाव भारत में होते हैं। और जुलाई 1945 में क्या है, यानी कि विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले, विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, 15 अगस्त 1945 को, जब जापान आत्मसमर्पण कर देता है। तो जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कब समर्पण किया गया था, 15 अगस्त 1945 को। क्यों? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर यूएसए द्वारा परमाणु बम गिराए जाते हैं। इससे क्या है, जापान को काफी नुकसान होता है और उसके द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है 15 अगस्त 1945 को। याद रखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उससे एक महीने पहले ही क्या है, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं। अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सत्ता में है, कंजर्वेटिव पार्टी, और उसके लीडर विंस्टन चर्चिल। लेकिन इस चुनाव में, जुलाई 1945 के चुनाव में, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी चर्चिल के नेतृत्व में हार जाती है और दोबारा लेबर पार्टी जीत कर आती है। उसके नेता कौन बनते हैं, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। और वो प्रधानमंत्री बनते ही क्या है, भारत सचिव नियुक्त करते हैं, अपने सदस्य को नियुक्त किया जाएगा अपनी पार्टी के, पैंथिंग लॉरेंस सदस्य थे, पहले भी क्रिप्स मिशन के, कैबिनेट मिशन के भी सदस्य होंगे, आगे बात करेंगे हम। तो क्रिप्स मिशन के भी सदस्य थे 1942 में पैंथिंग लॉरेंस को ही क्या है, क्लीमेंट एटली द्वारा भारत सचिव का पद दिया जाता है, भारत सचिव नियुक्त किया जाता है। तो लेबर पार्टी का जो मुख्य कार्य था, यानी कि मजदूरों की पार्टी कह सकते हैं आप, शोषित वर्गों की पार्टी, निचले तबकों की पार्टी, उसका एक मेन काम था, यह पहला काम था कि भारत में क्या चुनाव कराया जाए। तो भारत में दिसंबर 1945 में आम चुनाव होते हैं। कब होते हैं, दिसंबर 1945 में। क्रम वाइज याद रखेंगे सारी चीजें। दिसंबर 1945 में चुनाव होते हैं और इस चुनाव में केंद्रीय विधानमंडल से लेकर प्रांतीय विधानमंडलों तक कांग्रेस सफल होती है जीतने में। सिर्फ 2-3 स्टेट छोड़ दे, जैसे बंगाल, सिंध, पंजाब, तो वहां छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स में क्या है, कांग्रेस मेजर ऑल समर्थन के साथ, पूर्ण समर्थन के साथ क्या है, विजयी होती है। ओके, तो बंगाल, सिंध, पंजाब में नहीं होती, वहां मुस्लिम लीग बहुमत में आती है। ओके, ये तीनों क्षेत्र क्या थे, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, पश्चिमोत्तर प्रांत में भी कांग्रेस को बहुमत मिलता है इस चुनाव में।
और वहां बहुमत मिलता है जहां पर क्या है, पाकिस्तान की मांग की जा रही थी पश्चिमोत्तर प्रांत में। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत पंजाब कश्मीर के साइड वाला पोर्शन पाकिस्तान का, वहां भी क्या है, पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिलती है। चुनाव हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक घटना होती है शाही नौसेना का विद्रोह। शाही नौसेना का जो विद्रोह होता है 4-5 दिन तक चलता है, यानी कि 18 से 13 फरवरी 1946। ठीक है, दिसंबर के बाद 1946 आ जाएगा। 18 से 23 फरवरी 1946 नौसेना का विद्रोह होता है। कहां पर, बंबई। मेनली बंबई से शुरुआत होती है, बाद में कराची नौसेना द्वारा विद्रोह किया जाता है, और भी जगहों पर इनके समर्थन में विद्रोह किया जाता है। कारण क्या था नौसेना विद्रोह का? पहला तो भेदभाव की नीति थी, और दूसरा खराब भोजन दिया जाता था। ठीक है, तो नौसेना का जो विद्रोह था फरवरी 1946 में, कारण था उसका भेदभाव, और उनके साथ भेदभाव किया जाता था, और खराब भोजन दिया जाता था। तो भोजन की गुणवत्ता को लेकर क्या था, नौसेना का विद्रोह था। ये कारण याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, तो जो नौसेना थी वह कौन सेना थी, उसमें जो नाविक थे बीसी दत्ता। बीसी दत्ता को पहले ही क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया रहता है सोना सेना के विद्रोह के पहले ही। क्यों? क्योंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या है, उसमें भारत छोड़ो जहाज पर, या नाव जो थी, नाव नहीं कहेंगे, बड़ी सी जहाज थी, HMIS तलवार। क्या नाम था उसका? HMIS तलवार, शाही नौसेना। इसके नाविक थे बीसी दत्ता। बीसी दत्ता, इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया था पहले ही इस विद्रोह से, कि ये क्या है कि इस HMIS तलवार की दीवारों पर क्या है, भारत छोड़ो लिख कर क्या है, समर्थन करते हैं कांग्रेस का, आजादी का। इसलिए क्या है, गिरफ्तार करके सजा दी गई रहती है, इनकी रिहाई की मांग की जाती है नौसेना द्वारा, HMIS तलवार के नाविकों द्वारा। ठीक है, तो इसके नाविक कौन थे? HMIS तलवार के बीसी दत्ता। ओके, इनके जन समर्थन भी मिलता है इनको पब्लिक का। ठीक है, लेकिन पटेल और जिन्ना क्या कहते हैं, पटेल और जिन्ना सलाह देते हैं आत्मसमर्पण करने का। ठीक है, किसकी सलाह देते हैं? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का सलाह देते हैं, और यह सलाह देने के कारण क्या है, 23 फरवरी तक चलता है। 24 फरवरी 1946 को क्या है, इन लोगों द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। ओके, और ये कहते हैं कि हम भारत सरकार के सामने समर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिश सरकार के सामने। ओके, तो ये बातें हो गई हमारी किसकी, शाही नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 से, क्रम वाइज याद रखेंगे। इसके बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण, सरकार का निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन लेबर पार्टी द्वारा भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन में वही सदस्य हैं जो क्रिप्स मिशन में थे, जैसे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिंग लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब आता है? कैबिनेट मिशन मार्च, घोषणा जो होती है उसकी 19 फरवरी 1946 को होती है। 19 फरवरी 1946 को इसकी घोषणा होती है, और 24 मार्च 1946 को क्या है, दिल्ली में आता है। 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आता है, दिल्ली पहुंचता है, और अपनी रिपोर्ट देता है 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन। तो मेनली हम रिपोर्ट की बात करें तो 1946 में बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। रिपोर्ट कब देता है? 16 मई को, 16 मई 1946 को। दिल्ली कब पहुंचता है? 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को दिल्ली पहुंचता है। ओके,
घोषणा पूछता है तो कब घोषणा की गई? 19 फरवरी को। तीसरे जो मुस्लिम लीग की मांग थी कि पाकिस्तान की जो मांग थी अलग पाकिस्तान बनाया जाए, उसको पूरे तरह से क्या है, अस्वीकार कर दिया जाता है। पाकिस्तान की मांग को क्या किया जाता है? कैबिनेट मिशन द्वारा अस्वीकार। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को क्या है? अस्वीकार कर दिया जाता है। और भी चीजें हैं, जैसे इसने वयस्क मताधिकार की बात की नहीं की, वयस्क मताधिकार के चुनाव का जो मांग थी उसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण करने की जो मांग थी वह क्या है? उसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है। दो चीज याद रखेंगे अस्वीकार का, पाकिस्तान की मांग और वयस्क मताधिकार। इसका मानना था कि ज्यादा विलंब होगा इससे, ओके, वयस्क मताधिकार लागू करेंगे तो। ठीक है, तो हम इसके देखें सदस्य कौन कौन है। सदस्य पैंथिंग लॉरेंस, भारत सचिव, पैंथिक लॉरेंस कौन थे? भारत सचिव, फर्स्ट हो गए। सेकेंड, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन पहले भी आ चुका है, इसलिए इनको भेजा गया था, अनुभव था भाई, क्रिप्स। और तीसरे जो सदस्य हैं वो कौन से हैं? अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। याद रखेंगे कैबिनेट मिशन के सदस्यों का, पूछ सकता है कौन नहीं है, कौन कौन थे। एवी अलेक्जेंडर नेवी प्रमुख, या इनका नाम लिखकर इनके सामने इनका पद दे सकता है, भारत सचिव, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष या नेवी प्रमुख, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, उद्देश्य यही था, हमने बात की शुरू में ही, संविधान तैयार करना, और ये दो मांगे अस्वीकार कर दी गई। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता देने की बात की गई, यानी कि केंद्रीय विषय के अलावा प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता होगी, स्वायत्तता होगी, और साथ ही साथ प्लस प्रांतों को क्या मिलेगी? अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां भी प्रांतों में ही निहित करने की बात कैबिनेट मिशन में की जाती है। केंद्रीय विषयों के अलावा पूर्ण स्वायत्तता होगी, ओके, प्रांतों को। संघ की जो कार्यकारिणी बनेगी उसमें सभी के प्रतिनिधि होंगे, मतलब सभी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भी पार्टीज, जो भी संघ की कार्यकारिणी बनाई जाएगी, उसमें सभी लोगों के क्या है? प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण की इसने बात की और वयस्क मताधिकार के आधार पर इसने अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा का निर्माण तो होगा लेकिन वयस्क मताधिकार नहीं होगा। इसने बात की क्या? कि प्रांतीय विधानसभाओं से ही जो सदस्य हैं उन्हीं से संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। वो भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, जनता नहीं चुन रही है डायरेक्ट। ठीक है, प्रांतों द्वारा चुना जा रहा है सदस्य। ठीक है, और बात क्या, इसने अप्रत्यक्ष निर्वाचन की, संविधान सभा के निर्माण की, और इसने प्रत्येक स्टेट के प्रत्येक प्रांत के जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का निर्धारण किया। यानी एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। तो टोटल जो सीटें होनी थी संविधान सभा में 389। ठीक है, 296 तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र थे, 93 देशी रियासतें थी, तो इनको मिला जाए 389 संविधान सभा की सीटें थी। ओके, फिर संविधान, ये बात हो गई कैबिनेट मिशन की, क्या क्या प्रोविजंस थे हमने बात की, सदस्य कौन थे, क्या मांग इसने अस्वीकार की। ठीक है, अब बात करेंगे इसके आगे संविधान सभा का निर्माण या संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव जो होता है कब होता है? जुलाई 1946 में, जुलाई 1946। ठीक है, जुलाई 1946 संविधान सभा का चुनाव होता है। ओके, और प्रांतों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, और इसमें कांग्रेस के कितने सदस्य आते हैं? 205। कांग्रेस के 205
मुस्लिम लीग के 73, और भी पार्टियां जैसे पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट, ओके, दलित उद्धार संघ 1 सीट, और भी छोटी मोटी पार्टियां जो 2 सीट, 6 सीट, अन्य 6 सीट ऐसे ही करके जीतती हैं। तो मेनली याद रखेंगे कांग्रेस 205 सीट, मुस्लिम लीग 73 सीटें जुलाई 1946 के संविधान सभा चुनाव में, ओके। मेनली तो मुस्लिम लीग हारी ही मानी जा रही है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है, अंतरिम सरकार के गठन के लिए न्योता दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं होती है। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है, गठन करने के लिए स्वीकार होती है। और इसीलिए मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही के माध्यम से अब पाकिस्तान लेने की बात की जाती है। मुस्लिमों को भड़काया जाता है कि अब हम क्या है, सीधी कार्यवाही करेंगे खुद, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर। और यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। मूवी देखी थी हमने, गदर एक प्रेम कथा, सनी देओल की, दोबारा भी आई 2023 में। उसमें किस तरह सांप्रदायिकता को दिखाया गया है समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को से शुरुआत होती है। 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी सांप्रदायिकता भड़कती है, देश में दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच, सनी देओल के बीच यानी पंजाबियों के बीच, गदर में, ठीक है। इन सब के बीच दंगे होते हैं। गांधी जी काफी प्रयास करते हैं दंगों को रोकने के। नोआखली जो बंगाल में था वहां अकेले जाते हैं शांति स्थापित करने। इसीलिए माउंटबेटन द्वारा उनको वन मैन क्या कहा जाता है, बाउंड्री फोर्स कहा जाता है। माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी को, वन मैन बाउंड्री फोर्स। उनको देखकर हालांकि मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो शांत हो जाते थे, ठीक है। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन द्वारा कहा गया था, सब उपाधि दी गई थी, ओके। इसी बीच अंतरिम सरकार का गठन होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में, ये होता है 2 सितंबर 1946 को। कब? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। और नेहरू को क्या है, उपाध्यक्ष चुना जाता है। उपाध्यक्ष, अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कहें या इसे ही उपराष्ट्रपति कहते हैं, उपराष्ट्रपति। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिम सरकार में किसे उपराष्ट्रपति चुना गया, वो कौन थे, नेहरू, ठीक है। राष्ट्रपति ब्रिटिश सरकार, राजा या, ठीक है। तो नेहरू उपाध्यक्ष बनते हैं, चुने जाते हैं। और अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है नेहरू द्वारा। शुरुआत में तो पहले 12 सदस्य होते हैं, ठीक है, 12 सदस्य, यानी कि 5 सदस्य कांग्रेस के, मतलब हिंदू कह लें, 3 सदस्य मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं, कांग्रेस के सदस्य होंगे, 3 सदस्य मुस्लिम सदस्य, 8 हो गए। और 4 सदस्य होते हैं ईसाई, पारसी, सिख और अनुसूचित जाति के, एक सदस्य इनके, तो टोटल 12 हो जाते हैं। लेकिन बाद में माउंटबेटन द्वारा मनाने पर मुस्लिम लीग क्या है, अंतरिम सरकार में क्या है, शामिल होती है। लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और था शामिल होने का, क्या कि पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ किया जा सके सरकार में रहते हुए, और कार्यों में बाधा लाई जा सके, विरोध किया जा सके। सरकार में रहेंगे जाहिर सी बात है विरोध करते रहेंगे हर चीज पे। और जो भारत का प्रगति है, देश की प्रगति, उसमें क्या है, बाधा अटकाई जा सके। इन्हीं सब रवैयों के कारण क्या है, सरकार चल नहीं पाती, अंतरिम सरकार भी क्या, असफल रहती है, ओके, मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों में अंतरिम सरकार का गठन होता है। तो हम देखते हैं कि नेहरू उपाध्यक्ष बने, उपराष्ट्रपति, इनके पास कौन से विभाग रहते हैं, राष्ट्रमंडल के और विदेश संबंध, ठीक है। राष्ट्रमंडल से संबंधित मतलब जो भी देश राष्ट्रमंडल में है, प्लस विदेश संबंध के मामले,
किसके पास है? नेहरू जी के पास है। खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछे गए हैं। गृह एवं सूचना मंत्री सरदार पटेल। शिक्षा एवं कला मंत्री सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। सिख थे बलदेव सिंह, सबके लिए सीटें थी बलदेव सिंह। हालांकि इस अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जो बनते हैं जॉन मथाई बनते हैं, लेकिन 5 मुस्लिम लीग के सदस्य आते हैं। तो 5 मुस्लिम लीग के सदस्य के आने के बाद कुछ सदस्यों को त्यागपत्र देना पड़ता है। हालांकि जॉन मथाई त्यागपत्र नहीं देते, कोई और देता है। और 5 मुस्लिम सदस्य आते हैं। कौन कौन से? तो वित्त कौन आते हैं? लियाकत अली, मुस्लिम लीग के सदस्य। इन्हीं को क्या है, जो जॉन मथाई को वित्त मंत्रालय मिला था उनसे लेकर किसे दे दिया जाता है? लियाकत अली को। मुस्लिम लीग के लियाकत अली को दे दिया जाता है वित्त मंत्रालय। और जॉन मथाई को उद्योग नागरिक आपूर्ति विभाग। ठीक है, जॉन मथाई रहते हैं। अब्दुल निस्तार खां, मुस्लिम लीग के दूसरे सदस्य अब्दुल निस्तार खां, डाक और वायु विभाग विभाग अब्दुल निस्तार खां। और इसमें 2 हिंदू भी हैं मुस्लिम लीग की तरफ से। आई चुंदरीगर वाणिज्य विभाग पाते हैं आई चुंदरीगर। गजनफर अली स्वास्थ्य विभाग पाते हैं। और मुस्लिम लीग के जो 5वें सदस्य हैं, इंटरेस्टिंग सदस्य, अंबेडकर साहब। ठीक है, मुस्लिम लीग के 5वें सदस्य अंबेडकर साहब भी क्या है, इस अंतरिम सरकार के शामिल होते हैं मुस्लिम लीग की तरफ से। ठीक है, तो 5 सदस्य हो गए। विभाग की बात होगी, 5 हो गए, ये 4 9 हो गए, 10 हो गए। ठीक है, और भी जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। जगजीवन राम किसमें थे? श्रम मंत्रालय पाते हैं। अरोड़ा आसापल्ली रेलवे एवं परिवहन मंत्री रहती हैं। अरोड़ा आसापल्ली रेलवे एवं परिवहन मंत्री। सी एच बाबा कार्य खनन ऊर्जा मंत्री। ओके, कार्य खनन ऊर्जा मंत्री। तो ये अंतरिम सरकार बनती है। अंतरिम सरकार के मंत्री और मंत्रालय की बात की हमने। ओके, 5 5 10 2 12। अंबेडकर भी थे। अंबेडकर जी को कौन सा विभाग मिला ये ज्ञात नहीं है फिलहाल। तो अंतरिम सरकार का गठन होता है, मंत्रालयों का बंटवारा होता है, लेकिन मुस्लिम लीग के वही अड़ियल रवैया, पाकिस्तान की मांग, विरोध करना, देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, इन सबके कारण बाद में क्या, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार से हट जाती है जब उसका मंसूबे पूरे नहीं होते। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा की बैठक। ओके, तो संविधान सभा की जो बैठक होती है, सबसे पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। ओके, और इसके अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं कौन? अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कब? 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर को याद रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 11 दिसंबर को जब द्वितीय बैठक होती है, तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक। दूसरी बैठक जब होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो इसके अस्थाई सदस्य बनते हैं राजेंद्र प्रसाद साहब। राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष। जब तक संविधान बनेगा तब तक क्या अध्यक्ष कौन रहेगा? अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जो संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है वो पंडित जी द्वारा पेश किया जाता है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किस डेट को? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को प्रस्ताव पेश।
ठीक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ओके, क्या था प्रस्ताव? यही जो हम प्रियम्बल्स में पढ़ते हैं, कैसा संविधान बनाना है उसकी झलक है प्रियम्बल्स में। हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व गणराज्य बनाने की बातें इसमें की जाती है प्रस्ताव में। और इस प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया जाता है? 22 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 22 दिसंबर 1946 को। 1946 में चीजें हो रही हैं स्वीकार। ठीक है, प्रस्ताव क्या है? स्वीकार कर लिया जाता है 22 दिसंबर 1946 को। याद रखेंगे, प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 दिसंबर 1946 को। अपना काम चलता है। ठीक है, फिर अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है अंबेडकर साहब को। इसकी बातें हमने की थी जब पॉलिटी के क्लास में। इतना जानते हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगस्त 1947 में किसको बनाया जाता है? अंबेडकर साहब को। और संवैधानिक सलाहकार BN राव जी को बनाया जाता है। ओके, BN राव, याद रखेंगे। नेक्स्ट, एटली, प्रधानमंत्री एटली, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली द्वारा फरवरी 1947 में, ठीक है, फरवरी 1947 में घोषणा की जाती है। इटली द्वारा कब घोषणा की जाती है? 20 फरवरी 1947 को। क्या घोषणा की जाती है? कि हम भारत को मैक्सिमम, कब तक आजाद भारत अंग्रेज छोड़कर चले जाएंगे? मैक्सिमम जून 1948 तक क्या है? चले जाएंगे, भारत छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, कब तक? क्या डेट निर्धारित की थी एटली ने? जून 1948। घोषणा कब की? 20 फरवरी 1947 में। काफी लिबरल पार्टी थी, लेबर पार्टी थी, आजादी चाहती थी भारत की। इसने क्या कहा एटली ने, PM एटली साहब ने, कि 20 फरवरी 1947 में घोषणा की कि मैक्सिमम, अधिकतम हम क्या है, जून 1948 तक भारत को छोड़कर चले जाएंगे, यानी अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाती है। ठीक है, 8 महीने पहले, करीब 8-9 महीने पहले ही। ओके, इसी बीच क्लेमेंट एटली द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा नए वायसराय गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है, माउंट बेटन, 34वें वायसराय माउंट बेटन। और माउंट बेटन का काम यही होता है मेनली कि वो भारत का विभाजन करवा कर आए। ठीक है, इन्होंने योजना भी पेश करते हैं अपनी माउंट बेटन योजना, जिसे मन बांटन योजना कहते हैं। अपने मन के हिसाब से क्या है, बांटा गया, मन बांटन योजना। तो माउंट बेटन योजना सबसे पहले आते हैं, 2 बार आते हैं। पहले आते हैं 24 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 1947 तक। याद रखते हैं, मार्च याद रखते हैं, मार्च अप्रैल 1947 पहली बार आते हैं। सभी नेताओं से मिलते हैं, उनके विचार जानते हैं। ठीक है, तो जो मिलने का क्रम है, सबसे पहले मिलते हैं किससे? नेहरू जी से, उपाध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद बड़े लीडर कांग्रेस के गांधी जी। फिर उसके बाद गृह मंत्री पटेल साहब से। फिर उसके बाद विपक्षी पार्टी के लीडर जिन्ना साहब से। ठीक है, तो सबसे ये क्रम है, क्रम पूछे गए हैं, नेहरू जी से, गांधी जी से, पटेल, फिर जिन्ना। ठीक है, मिलते हैं, सबके विचार जानते हैं, और भी पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। ठीक है, और वापस चले जाते हैं ब्रिटेन। वहां की गवर्नमेंट से क्या है, सहमति मिलती है उसको, उनको बांटने का, जो अपना प्रपोजल रखते होंगे कैसे बांटा जाएगा। और फिर आते हैं, पुनः आगमन होता है मई 1947 में। फिर पुनः कब आते हैं? मई 1947 में। और मई 1947 में आते हैं। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कब? 3 जून
1947 को, यानी कि माउंटबेटन योजना की जो डेट है रिपोर्ट पेश करने की, वो क्या है? 3 जून 1947। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना या मन बाटन योजना जिसे कहते हैं। अपने मन के हिसाब से क्या है, भारत का विभाजन कर दिया, हिंदुस्तान का विभाजन कर दिया। ठीक है। क्या योजना थी इनकी मन बाटन योजना में? इन्होंने एक बात की कि हिंदुस्तान को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक भारतीय संघ और एक पाकिस्तान। भारतीय संघ और पाकिस्तान की बात की। दूसरा कि संविधान सभा, जो भारतीय संविधान सभा चल रही है, बन रहा है, संविधान को उन लोगों पर लागू नहीं किया जाएगा जो इनको स्वीकार ना करें। दूसरी चीज हो गई इस योजना में। तीसरी बात की गई कि पश्चिमोत्तर प्रांत थे और असम का जो सिलहट था, इन जगहों पर जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनमत संग्रह के अनुसार ही क्या है, इनको शामिल किया जाएगा भारत या पाकिस्तान में। दोनों जगह होती है, पाकिस्तान में भी, सिलहट में, पाकिस्तान में जाता है। पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां पठानिस्तान या पख्तूनिस्तान के नाम से अलग राज्य की मांग करते हैं। ठीक है। और बात की गई 2 जो क्षेत्र हैं, बंगाल और पंजाब, मुस्लिम बहुल क्षेत्र या जो भी क्षेत्र हो, पंजाब में भी हिंदू थे, पूर्वी पंजाब में और पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम, और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल में मुस्लिम और पश्चिमी बंगाल में हिंदू। तो बात की गई कि ये जो दोनों क्षेत्र हैं उनके जो बहुसंख्यक जिले होंगे, मतलब किसी भी धर्म के आधार पर, और उनका क्या है, उनके जो सदस्य होंगे प्रांतों में, उनके अनुसार या वो जो निर्णय लेंगे प्रांत विभाजन में या जिसमें शामिल होना चाहेंगे, उस आधार पर उनको क्या है, शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है। ये 4 बातें की इन्होंने। ओके। तो ये था मन बाटन योजना माउंटबेटन की। ओके। रेड क्लिफ आयोग का भी गठन किया जाता है 30 जून 1947 को। 30 जून 1947 को रेड क्लिफ आयोग का, किस लिए था आयोग? भारत और पाकिस्तान, भारत के बंटवारे के लिए, हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए था रेड क्लिफ आयोग। उसने बांटा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब, किसको दिया? पाकिस्तान को। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब भारत को बांटने के बाद किसने? बलूचिस्तान और सिंध भी क्या है, पाकिस्तान को दिए गए। मेनली रेड क्लिफ आयोग पंजाब व बंगाल के विभाजन के लिए ही था। ठीक है। ठीक है, क्योंकि पहले तो विभाजन ब्रिटिशर्स ने सोच रखा था सब। तो ये जो बात थी पंजाब और बंगाल के विभाजन की, कैसे किया जाए, इसके रेड क्लिफ आयोग भी था। इसने ये प्रोविजंस किए जो भी बात की हमने। इसकी फीस थी 40,000, लेकिन इसने दंगे देखे, रेड क्लिफ ने, व्यक्ति थे जो दंगे देखे, हताहत देखी, सांप्रदायिकता देखी, लोग मरे, उससे ये काफी दुखी हुए और इन्होंने अपनी फीस क्या नहीं ली, 40,000 रुपए। बहुत थे 40,000 उस समय। ठीक है। इसके बाद माउंटबेटन के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है कब? 14 जून 1947 को। 14 जून 1947 को, सॉरी 14 जून में 30 जून 1947 को। 30 जून 1947 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है और इसमें क्या है, विभाजन प्रस्ताव पेश किया जाता है। याद रखेंगे ये 14 जून ही या 30 जून नहीं है, 14 जून है। ठीक है, 14 जून। 30 जून 1947 तो रेड क्लिफ आयोग का गठन की बात है। बाकी उसने 9 अगस्त 1947 को क्या है, भारत का नक्शा पेश किया बंटवारे का। 9 अगस्त 1947 याद रखेंगे। जिस दिन 9 अगस्त को क्या है, नागासाकी पर हमला हुआ था, वैसे याद रख लेंगे, लेकिन 1947 से 45 नहीं। ठीक है। तो 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है। विभाजन प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा भारत विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसके द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ? जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत भाई द्वारा, जो क्या थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम थे 1937 के चुनाव के बाद। ठीक है,
पेश किया गया और इसका समर्थन भी किया जाता है। कौन कौन लोग समर्थन करते हैं इसका? नेहरू साहब प्लस पटेल साहब प्लस गांधी जी। गांधी जी मजबूर थे समर्थन करने के लिए, उन्हें विवश किया गया था, वो तो नहीं चाहते थे। मौलाना अबुल कलाम ने लिखा है कि गांधी जी पटेल जी के दबाव में विवश थे। उनका जो प्रभाव था पटेल जी का उस वक्त, इसलिए क्या है, उस प्रभाव के कारण दबाव में गांधी जी बंटवारे के लिए क्या है, सहमत हो जाते हैं, समर्थन करते हैं इस भारत विभाजन प्रस्ताव का। अंतिम क्षण तक विरोध किया किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत के विभाजन का। यहां तक कहा कि मेरी लाश पर से क्या होगा, भारत विभाजन होगा, भारत बंटवारा होगा। विभाजन प्रस्ताव पेश होता है और भारत का विभाजन हो जाता है। और इसके लिए क्या, भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को भारत विभाजन जो विधेयक पेश होता है वह पास हो जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम बन जाता है और भारत को, हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया जाता है अधिराज्य में, भारत और पाकिस्तान। और यह चलकर आगे क्या, 15 अगस्त 1947 को 2 राष्ट्रों का विश्व के पटल पर उदय होता है, पाकिस्तान और भारत, दैट इज इंडिया। ओके, प्रस्ताव पेश होता है। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर प्रांत में क्या है, काफी दुखी होते हैं। उनका स्टेटमेंट था क्या कि कांग्रेस ने भूखे भेड़ियों के सामने खुदाई खिदमतगारों को क्या किया, फेंक दिया। ये तो समय की बाध्यता है कि किस समय क्या निर्णय लिए जाए। ये कहना कि कोई एक व्यक्ति स्वतंत्रता, कोई एक व्यक्ति विभाजन के लिए दोषी था, ये गलत होगा। ठीक है, समय की मांग भी हो सकती है। तो ये था भारत का स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की बात की हमने, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा लागू हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 क्या संविधान लागू कर दिया जाता है। ठीक है, बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। 1-2 चैप्टर और बचे हैं, जैसे वामपंथी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन के 2 चरण हैं, प्रथम और द्वितीय। ये 3 टॉपिक्स बचे हैं जिसको हम लोग 1-2 क्लास में खत्म कर लेंगे। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या मॉडर्न इंडिया क्लास खत्म हो जाएगा, फिर एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे हम लोग। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।